सो मिस्टर रोहित जुड़ गए हैं हमारे साथ। सो हेलो मिस्टर रोहित, आपका स्वागत है अपना गवर्नर चैनल पे। आप कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? थैंक यू। मैं बढ़िया बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया। थाउजेंड्स ऑफ एस्पायरेंट है जो आपकी तरह ही ईएसआईसी में जाना चाहते हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं ईएसआईसी को। तो ये अपना गाइडेंस सेशन उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो एस्पायरेंट से आया है वो है कि ईएसआईसी का बेसिक काम क्या है, मतलब क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन? एक्चुअली ईएसआईसी एक एक्ट है विच वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1948। अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट, कोई भी लेबर वर्कर जिसकी सैलरी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से कम होगी तो एम्प्लॉयर्स को कुछ कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को पे करना होगा, बेस्ड ऑन विच उन सबको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। तो करंट थ्रेशोल्ड जो चल रहा है दैट इज 21,000। अगर कोई भी एम्प्लॉयर फॉर मोर देन 10 पीपल एम्प्लॉय करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में या किसी शॉप में, फैक्ट्री ओनर्स में, तो उसमें 3.25% जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, एंड द 0.75% विल बी पेड बाय द एम्प्लॉय जो वहां पर काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो उस कौन मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके ओके ओके। ओके सर, अभी आप सर कब ज्वाइन हुए हो ईएसआईसी में? मैंने लास्ट ईयर 16 दिसंबर को ज्वाइन किया था, तो रिसेंटली मुझे 1 साल पूरा हुआ यहाँ पर। ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, बहुत ही अच्छा है। और जो लास्ट रिक्रूटमेंट है आप उसके थ्रू ज्वाइन होते राइट? हाँ, जो लास्ट 2019 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसके हाँ। थ्रू मैंने ज्वाइन किया था। ओके सर, ग्रेट सर ग्रेट। अभी सर आप एज ए यूडीसी उधर काम कर रहे हो, तो बहुत सारे कैंडिडेट, मतलब मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट यूडीसी के लिए अप्लाई करेंगे और करना चाहते हैं। एक्चुअली इस बार जो है 3 पोस्ट है, एक स्टेनोग्राफर का है, एमटीएस का है और हाँ यूडीसी का जी। है। तो जो स्टेनोग्राफर है और एमटीएस का थोड़ा बहुत जानकारी अगर आपके पास हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो, लेकिन मेजरली हम यूडीसी पे मतलब आते हैं अभी। तो यूडीसी का जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या आपका वर्क रहता है? जॉब प्रोफाइल इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, क्योंकि डीएमडी दिल्ली मेडिकल डायरेक्टरेट से फॉर्म भरा था, डायरेक्टर मेडिकल दिल्ली से। तो उस केस में हमारे पास जो डीएमडी के अंदर देर आर टोटल 4 हॉस्पिटल्स इन दिल्ली एंड 32 डिस्पेंसरीज। तो आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है, एंड बेस्ड ऑन द पोस्टिंग विच यू गॉट आपकी वर्क प्रोफाइल डिपेंड करती है कि आपको कौन सी सीट अलॉट अलॉट की जा रही है। बट इन जनरल जो यूडीसी की वर्क प्रोफाइल ये रहती है कि यू हैव टू वर्क ऑन पीयूसीज। पीयूसीज मींस पेपर अंडर कंसिडरेशन। जो भी ओके आपको एज अ इनपुट प्रोवाइड होगा जिस सीट पर आप, तो आपको रेफरेंस के तौर पर वो यूज करके अपने हायर अथॉरिटीज वालों को इनिशिएट करना होता है। कुछ प्रपोजल हो गया, या आप किसी कैशियर वाली सीट पर बैठे हैं तो आपको चेक्स, बिल्स वगैरह, पेमेंट वाउचर्स पास करने होंगे, तो वो सब यूडीसी का जनरल प्रोफाइल रहता है, एंड इट वेरीज बेस्ड ऑन द पोस्टिंग एंड द सीट व्हिच यू आर वर्किंग। ओके ओके। और स्टेनो और एमटीएस के बारे में कुछ आप जानकारी दे सकते हैं, स्टेनोग्राफर और एमटीएस? स्टेनोग्राफर के केस में तो आपको एक जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उसके अंडर अलॉट कर दिया जाता है, देन दे विल डिक्टेट यू द नोटिंग एंड जो भी रहता है, तो अच्छा, मतलब उसके बेस टाइपिंग पर ही आपको रिलेटेड होगा पूरा? टाइपिंग रिलेटेड या टाइपिंग रिलेटेड। ओके। और एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ? या एमटीएस के केस में जैसे आपकी डायरी डिस्पैच हो गया या फाइल मूवमेंट के जो काम हो गए, तो ये ओके सब एमटीएस ही देखता है यहाँ पर। ओके सर, तो ये बेसिक आपने अच्छा हुआ जानकारी दी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिल रहा है एज ए यूडीसी ईएसआईसी में? फैसिलिटीज के लिए हमारा एक मेडिकल कार्ड बना दिया जाता है, जिसके बेस पर जो भी आप और आपके डिपेंडेंट अगर कोई है तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज सारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। चाहे आप डिस्पेंसरी में कोई छोटा बुखार वगैरह हो गया, या आपको कोई ट्रीटमेंट कराना है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो आप हॉस्पिटल्स में उसके थ्रू ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। ओके सर, और अलग अलग कोई पर्क्स और सैलरी में कुछ और बाकी हमें बोनस मिलता है ईयर अलाउंसेस? के दिवाली के आसपास, जो हम्म। शायद सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, तो वो बोनस फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा अच्छा, और मोबाइल अलाउंसेस, लैपटॉप अलाउंसेस कुछ? वो जो 4600 अबव ग्रेड पे होते हैं उनको वो मिलता है, यूडीसी को ऐसा मोबाइल अलाउंसेस नहीं मिलते। ओके ओके। और जो आपका हेल्थ कार्ड आपने बोला, उसके साथ कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी भी है अवेलेबल? कैंटीन की फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल। ओके ओके।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कलोड कैसा है। तो जॉब प्रोफाइल जो आपने बता दिया, तो वर्कलोड कैसा है आपका, डेली रूटीन क्या रहता है, जॉब का टाइमिंग एंड एवरीथिंग। क्योंकि जो हमारी टाइमिंग रहती है डेट इज फ्रॉम 9 to 5:30। अगर आप रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस या आप डीएमडी में पोस्टेड रहते हैं, बट अगर आपकी पोस्टिंग डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल होती है तो आपकी टाइमिंग रहती है 9 to 4 फॉर मंडे टू फ्राइडे। एंड सैटरडे आपका हाफ डे रहता है, और बाकी आरओ हेडक्वार्टर्स में सैटरडे संडे वीकली ऑफ रहता है। तो 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक जो आपका डेली जिस सीट पर आप हैं आपका वो काम पूरा होना चाहिए। ऐसा इतना वर्क प्रेशर तो नहीं होता, बट हाँ आपको हैंडल करना आना चाहिए जो भी आपके पास काम अलॉटेड है आपका, दैट यू हैव टू मैनेज विद इन दैट टाइम पीरियड ओनली। ओके ओके, मतलब ज्यादातर 5:30 को अपना काम क्लोज करके घर पे निकलने का ही सिस्टम रहेगा। हाँ वो आप जा सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू हैव टू डू लेट सिटिंग और हम्म। काम इतना ज्यादा है कि आपको रुकना पड़ रहा है, ऐसा। ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ कैंडिडेट जो है उनके होम स्टेट में इस बार वैकेंसीज कम है, तो उनको अलग स्टेट में अप्लाई करना है जिधर वैकेंसीज ज्यादा है। तो ओवरऑल क्वेश्चन स्टूडेंट्स का है कि ट्रांसफर कितने साल में होता है और उनको होम स्टेट मिल सकता है कि नहीं बाद में, मतलब 1 साल 2 साल कितना टाइम लगता है। आइडियली पॉलिसी ऐसा है कि आफ्टर 3 इयर्स आप इंटर रीजन ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में आपकी सीनियरिटी लॉस्ट हो जाएगी। अगर आप वहां से इंटर रीजन ट्रांसफर लेके मूव करते हो दूसरी अपनी होम स्टेट में, तो हाँ आप हाँ। अपने बैच में भी लास्ट सीनियरिटी आपकी लास्ट हो जाएगी उसमें। बट आफ्टर 3 इयर्स आप एलिजिबल होते हो बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट कंसिडरेशन। उसमें कितना टाइम लगता है रिक्वेस्ट कंसिडरेशन में, ये कुछ कह नहीं सकते। ओके ओके, तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या इसलिए रहेगा, मतलब एडवाइजेबल यही रहेगा कि जिधर वैकेंसी ज्यादा है उधर अप्लाई करना एडवाइजेबल यही चाहिए। रहेगा कि अपनी स्टेट से भर के एक ही हाँ बारी हाँ, में मेहनत करके वहीं पर ही जॉब ले ले तो करेक्ट ज्यादा करेक्ट, बेटर है। राइट राइट राइट। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई कैंडिडेट को अलग जॉब के लिए या अलग ग्रेड पे के लिए प्रिपेयर करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो आराम से कर सकता है क्या विथ यूडीसी जॉब। हाँ अगर आप एक बार एज ए यूडीसी ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी सीट का काम आपका एज ऑन डेट कंप्लीट रहता है, तो आपके पास घर आके भी इतना सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप किसी और एग्जाम के लिए अगर आप विलिंग हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एफर्ट्स करें तो। ओके, तो मतलब आराम से कोई भी एग्जाम यूपीएससी भी वो आराम से आप कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ऐसा इशू नहीं आना चाहिए, विलिंगनेस पे भी डिपेंड करता है और आप कितने राइट राइट राइट। मोटिवेटेड हैं उस पर भी डिपेंड करता ओके सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रमोशन है, तो प्रमोशन का टाइम कितना है और नेक्स्ट जो प्रमोशन है उसका मतलब पोस्ट का नाम क्या रहता है। है। आप यूडीसी ज्वाइन करेंगे तो आपका जो ग्रेड पे होगा डेट विल बी 2400, हम्म। जिसमें बेसिक आपका 25,500 रहता है। तो जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा दैट इज ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट, जिसमें आपका ग्रेड पे 4200 हो जाएगा। एंड आइडियली एलिजिबल आप आफ्टर 3 इयर्स हो जाते हैं असिस्टेंट के लिए, बट बेस्ड ऑन द जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं अगर वो हो रहे हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी हो भी सकता है, या फिर सीनियरिटी के बेस पे जब आपका नंबर आएगा उसके बाद आप असिस्टेंट के लिए प्रमोट हो जाएंगे। द बेस्ट थिंग इज कि असिस्टेंट में भी आपके ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, आप उसी स्टेट में ही रहेंगे। दैट इज द बेस्ट पार्ट ओके, कि आप 4200 में भी आप उसी स्टेट में रहते हो। हाँ ये बहुत अच्छी बात है मतलब। हाँ जी, और उसके बाद जो 4200 के बाद आपका एसएसओ रहता है दैट इज ओएस विच इज ऑफ 4600, जिसमें आपका ट्रांसफरेबल रहता है और आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया हो सकती है। ओके ओके, अभी सपोज कोई फीमेल कैंडिडेट है, अगर उसकी शादी हो जाती है तो फिर रिक्वेस्ट पे उसको उसका होम स्टेट मिल सकता है क्या। होम स्टेट पे ट्रांसफर मिल जाता है, बट फिर वही सोनाइटी लॉस्ट हो जाती है उस हाँ हाँ केस में। हाँ, वो है क्या। ओके वैसे रिक्वेस्ट कंसिडर हो जाती है। ओके सर, तो अब तक आपने बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की है। और अभी जो नेक्स्ट आता है वो अपना एग्जाम के बारे में आता है। तो जैसे अपना एग्जाम जो है 3 फेज में डिवाइड है, एक तो प्री है, मेंस है और अपना कंप्यूटर स्किल्स है। जो अपना मेंस है वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री और कंप्यूटर स्किल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वालिफाई करना है, तो बाद में ही मतलब हो जाता है। हम्म, तो आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा था, आपने कैसे प्रिपेयर किया एग्जाम्स के लिए, प्री मेंस और कंप्यूटर स्किल्स के लिए। जैसे कि मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट रहा था और मैं ओके। बैंक में काम भी कर रहा था जब मैंने एग्जाम दिया था, तो पेपर पैटर्न कंपैरेटिवली सिमिलर टू समवट बैंकिंग ही आया था इसका, प्रीलिम्स मेंस वाला। तो जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, जो एक्चुअली बैंक में काम अभी कर रहे हैं बैंक का पेपर निकाल के, उनके लिए एक स्लाइटली एज रहता है कि आप उस चीज से अवेयर रहते हो पैटर्न से, तो आपको कंपैरेटिवली इजी रहता है पेपर क्लियर कर। क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपके पास 25 क्वेश्चंस मैथ्स, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, तो इसमें आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो जैसे कि मेरे प्रीलिम्स में आए थे। ओह दैट्स तो ग्रेट। जो
जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा डेट विल बी जीके, क्योंकि यही एक एग्जाम है जिसके प्रीलिम्स में भी जीके आ रही है। राइट और राइट। जब आपकी कट ऑफ 200 में से 160 165 प्लस जा रही हो, तो आपको जीके पर ज्यादा अच्छे से फोकस करना होगा, इंक्लूडिंग द स्टैटिक जीके पार्ट, क्योंकि ये लास्ट ईयर के एग्जाम में मैंने नोटिस किया था कि बहुत ज्यादा आया था। ओके और एज सच करंट अफेयर्स का वेटेज भी बहुत अच्छा खासा रहेगा। तो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन कितनी आसानी से हो रहा है। बाकी साइंस करने की जरूरत है इसमें, साइंस या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वो सब? नहीं, एज सच नहीं आया था हमारे टाइम पर, तो लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं आया था। हार्डली एक आध क्वेश्चन आया तो कह नहीं सकते, बट हाँ। मोस्टली करंट अफेयर्स, स्टैटिक पार्ट, और जो इवेंट स्पोर्ट्स वगैरह के हो रहे हैं, दैट इज राइट राइट विल राइट बी द हाँ। मेन फोकस। ओके ओके। और और मैथ्स, फाइनेंशियल एक और अवेयरनेस जो एडवाइस, बैंकिंग के लिए करते हैं हम प्रिपरेशन, वो बैंकिंग अवेयरनेस का भी पार्ट इसमें नहीं था लास्ट ईयर, क्योंकि लेवल मतलब बैंकिंग जैसा नहीं मतलब देखने को मिलता इसका? नहीं, बैंकिंग प्रीलिम्स तो बैंकिंग के प्रीलिम्स जैसा ही आता है, इट विल हाँ बी हाँ हाँ। स्कोरिंग। इसलिए जब नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा कम रह जाती हैं तो कट ऑफ 200 में से 160 प्लस भी आ जाती है। जाएगा। तो आपको जो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पे मैक्सिमम स्कोर करना होगा, और वीक सब्जेक्ट को इतना वीक नहीं करना कि उसकी वजह से आप कंपटीशन से बाहर हो जाओ। करेक्ट करेक्ट हाँ। ऐसा और मेरा सोचना था, तो जिस वजह से हो गया। ओके, और सर मेंस के लिए सेम अपने स्ट्रेटेजी यूज किया था? मेंस में जो हमारी मैथ्स और रीजनिंग आती है उसका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, ओके और जो हमारी जो पजल्स आती है रीजनिंग के अंदर, उसमें वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, तो आपको टाइम टेकिंग रहेगा, इतनी जल्दी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे रीजनिंग और मैथ्स के मेंस। बट क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग हमारे टाइम पर नहीं थी, तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि आप मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा टाइम देके बाकी सब्जेक्ट में कवर अप कर सकते हैं टाइम। राइट, वो एक एडवांटेज है इधर कि सेक्शनल टाइम नहीं है जो मतलब आईबीपीएस के एग्जाम्स में है, हाँ तो ये एक हाँ, एडवांटेज अभी रहेगा। बस में है, तो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, तो मैंने फिर मैथ्स रीजनिंग में मैक्सिमम टाइम देके वहां पर स्कोर कर लिया था। ओके ओके। अभी जो अपना टेस्ट है कंप्यूटर स्किल्स, तो इसके बारे में जानकारी चाहिए कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे रहता है ये? इसमें क्या रहता है कि आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें आपको दो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दो ओके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्वेश्चंस, और एक आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में एक दो पैराग्राफ बेस्ड ऑन द फॉर्मेटिंग आपको टाइप करना होता है। ये अच्छा हाँ। होता 30 मिनट्स का है, जिसमें से क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 50 मार्क्स का होगा, तो आपको 20 प्लस चाहिए होंगे पास होने के लिए। तो क्योंकि जो लोग पहले ही कहीं पे जॉब कर रहे हैं या जो फेमिलियर हम्म। हैं कंप्यूटर से, उनको इजी होता है ये सब क्लियर करना। बट कभी कभी वहां पर प्रेशर में आप कुछ चीजें ऐसी कर देते हैं, जिससे कि मान लो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपसे कुछ गलती हो गई या एक्सेल का क्वेश्चन गलत हो गया, तो क्योंकि वो क्वेश्चन 10 10 20 20 मार्क्स के होते हैं, तो फिर क्वालिफाइंग नेचर के लिए फिर राइट राइट हाँ। आपकी कट ऑफ क्लियर करनी मुश्किल हो जाती है उसमें। इसलिए इसे लाइटली ना लेते हुए, जब आप मेंस क्लियर कर चुके हैं, तो आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ ही देना चाहिए वाला। ओके ओके। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वो का टॉपिक वो ही देते हैं क्या? हाँ, वो टॉपिक क्वेश्चन में ही लिखा होगा, जिसमें आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट भी लेना होता है। अच्छा, मतलब किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करना है, जस्ट पीपीटी बनाना है नहीं, अपने को? प्रेजेंट नहीं करना आपको, वो टाइप करने के बाद यू हैव टू टेक द प्रिंट एंड दैट इज द आउटपुट। ओके ओके। तो उसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहते हो, मतलब पीपीटी कैसे बनाए, क्या मतलब कर सकते हो उसमें, जब बाकी कैंडिडेट से हम मतलब बेहतर कर बेसिक सकते हैं? आपको जो कीबोर्ड पे टाइपिंग होनी चाहिए वो इतनी कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप 4 to 5 लाइंस अराउंड 1 to 2 मिनट्स में टाइप करके आप पूरा जो टूल्स होते हैं पावर पॉइंट के, वो हम्म। आपको अवेयर रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर देखना पड़ रहा है कि आप कौन सा बटन क्लिक करना है, उस हिसाब से मतलब आप शॉर्टकट्स सब आना फेमिलियर हो चाहिए, जाए। शॉर्टकट्स। हाँ जी, हाँ, शॉर्टकट्स आने चाहिए, और आपको नेविगेट करने में प्रॉब्लम ना हो वहाँ पर, जो कि 30 मिनट्स होते हैं, आपको 3 अलग अलग फॉर्मेट में चीजें करनी है, तो कभी कभी इंसान पैनिक कर जाता है, तो फिर आप बाहर भी हो सकते हैं उस स्टेज पे जाके। राइट राइट राइट। और वर्ड में जो टाइपिंग है उसके लिए भी स्पीड चाहिए? उसके लिए भी स्पीड चाहिए यार। ओके। और जो थर्ड है वो क्या बोले आप, पीपीटी वर्ड और? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको दो क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक में सिंपल लाइक आपको सम, एवरेज, डिफरेंसेस ऐसा कुछ करना होगा। तो वो अच्छा आपको अच्छा। पता होना चाहिए कि आप एक्सेल में फॉर्मूला किस तरह से लगा सकते हैं, या आपको हम्म। कभी पाई चार्ट बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, बेस्ड ऑन द डाटा जो वो हमें प्रोवाइड करेंगे, तो आपको वो इंसर्ट वगैरह की कमांड्स आनी चाहिए एक्सेल में। कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बैंकिंग या कहीं और ऑर्गेनाइजेशन में अभी करेंटली काम कर रहे होंगे, एंड दे आर हाँ ईगर हाँ। टू जॉइन ईएसआईसी। तो उन लोगों के लिए एक मैसेज ये है कि जब अभी आप ये फॉर्म फिल करें 15 जनवरी से, तो आप इसकी इंटीमेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में या कहीं पर भी पहले से दे दें, क्योंकि जब आपका राइट। स्किल टेस्ट होगा वहां पर, तो हाँ हाँ। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको एनओसी रिक्वायर्ड हो एट द टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ स्किल टेस्ट। अगर ओके। आप एनओसी
अगर ऐसा एनओसी आप नहीं भी लाते तो आपको जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी द डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर एनओसी। तो एनओसी, उस हाँ केस में हाँ। ऐसा ना हो कि आपकी ज्वाइनिंग काफी लेट हो जाए इस वजह से कि आपकी एनओसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड नहीं करा रही। इट्स बेटर कि आप पहले ही इंटीमेट कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इतने सीरियस एस्पिरेंट हैं कि आप ईएसआईसी ज्वाइन करना चाहते हैं, कि बाद में जाके आपको दिक्कत ना हो उस केस के लिए। करेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने बताया, क्योंकि अब भी ऑब्वियसली बैंक में से ही मतलब जॉब करके इधर आए हो, तो ये एक हाँ, बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट पीएनबी से पॉइंट है। ही आया था। हाँ जी। राइट राइट। ओके सर, जो प्रोसेस रहेगा एग्जाम का, मेंस का और कंप्यूटर स्किल का, तो ये लगभग पूरा प्रोसेस मिला के ज्वाइनिंग तक कितना मंथ होगा, मतलब कितना मंथ लेगा? लास्ट ईयर जब हमारा एग्जाम हुआ था, प्री हमारा जुलाई में हुआ था हम्म। और मेंस हमारा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो गया था। और जो मेरे साथ बैच में लोगों ने ज्वाइन किया जो कि मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम था, तो ओके उन्होंने मार्च तक ज्वाइन कर लिया था। ओके मतलब ओके। विद इन अ ईयर कोरोना आ गया था तो इसलिए बाकी मेरी ज्वाइनिंग लेट हो गई काफी, बट विद इन अ ईयर ज्वाइन हो गया था उस टाइम पर सब सारे आफ्टर 3 कंप्लीशन ऑफ 3 राउंड्स। तो जो वेटिंग में जो कैंडिडेट्स थे उनके सबकी ज्वाइनिंग हो गई? एज सच तो सबकी तो नहीं, बट मोस्टली वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो वेटिंग में अभी आप मतलब ऊपर रहे होंगे, नंबर आपको ऊपर रहेगा होगा, तो वो एडवांटेज हाँ, रहेगा। मेरा वेटिंग में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में था, तो हाँ मेरे बाद हाँ। भी कुछ लोगों ने वेटिंग भी ज्वाइन कर लिया था। ओके ओके। ओके सर, तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की, जो मतलब डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। एक फाइनल टिप जो आप हमारे कैंडिडेट्स को देना चाहते हो आपकी तरफ से? मेरा कहना यही रहेगा कि बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे एक आपको बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट और वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, जिससे आपकी फ्यूचर ग्रोथ भी काफी अच्छी है यहाँ पर। और आप अपना 100% दीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसी मेहनत करें कि पहली बारी में ही मार्क्स नंबर आ जाए, ना कि वेटिंग का भी इंतजार करना पड़े। इतनी अच्छी मेहनत कीजिए। राइट सर, और मेंस को भी स्टार्टिंग से अगर ध्यान में रख के पढ़ाई करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम कम है, हाँ, 1 महीने मेंस को बोला आपने शायद ही। से। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता प्री और मेंस में, और क्योंकि पैटर्न भी सेम है तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि मेंस में आपको फाइनल टॉप में आना है उस टाइम पर। ओके सर, थैंक यू रोहित सर, आपने कनेक्ट किया और बहुत ही यूजफुल थैंक यू। इंफॉर्मेशन शेयर की। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हमारी कम्युनिटी की तरफ से आपको पहुंच जाएगा। तो थैंक यू नो सो मच, वरीज। और आपके फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू।